हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे स्थल आपको प्राचीन के देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही ऐतिहासिक क्वेश्चन जब हमें पेपर में मिलता है तो हमसे छूट जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये सेशन को कंप्लीट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और विशेष व्यक्ति जो कि हो चुके थे, अब ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। और आज का जो है हम लोगों का है क्या, देखिएगा, स्थल का नाम है भोजशाला परिसर। ओके, भोजशाला परिसर क्या है, तो यह चर्चा में क्यों है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, देखिएगा, यह चर्चा में क्यों है कि 4 जुलाई 2024 के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस परिषद में लगभग 3 महीने तक चलने वाले वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट एएसआई ने 15 जुलाई तक पेश कर दी है। आगे देखिएगा, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को पुरातत्व अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए देश की प्रमुख एजेंसी एएसआई के को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया। आगे देखिएगा क्या है, इस परिसर को भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर भी कहा जाता है। यह स्मारक वर्तमान में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। अब आते हैं किसके बारे में, तो प्रमुख तथ्य देखिएगा इसके बारे में। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर है, जो कि एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी का स्मारक है, जो अपनी प्राकृतिक और उपयोग को लेकर विवाद का विषय रहा है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, परमार वंश के सबसे महान शासक राजा भोज द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। क्या चीज़, तो भोजशाला परिसर। देखिएगा, स्थापना तिथि की अगर बात करते हैं तो इसे भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्थापना तिथि 11वीं शताब्दी। ओके, कब, 11वीं शताब्दी। आगे है कि परिवर्तन मूल रूप से एक देवी वांग देवी सरस्वती मंदिर, जिसे बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा कमला मौला मस्जिद में बदल दिया गया। वास्तुशिल्प की विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा खुला प्रांगण महायता। ओके, ससज्जित स्तंभों वाला बरामदा स्थापना, जटिल नक्काशदारी छत और प्रार्थना कक्ष शिखरकार। आगे देखिएगा, शिलालेख विष्णु के कर्मावतार को दर्शाते 2 भजन अवतार, संस्कृत वर्णमाला और व्याकरण संबंधित नियमों के साथ स्पर्शबंध स्तंभ शिलालेख व्याकरण। आगे देखिएगा क्या है, पुरातात्विक, यह स्थल एएसआई संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक है। एएसआई के साथ एक समझौते के तहत मंदिर में हर मंगलवार को हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है और हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। अन्य तथ्य भी देखिएगा, जॉन मैकलम ने वर्ष 1822 में राजा भोग द्वारा योजनाबद्ध और पूर्ण किए गए बांधों जैसी निर्माण परियोजनाओं के जैसे धार का उल्लेख किया है। आगे है कि भोजशाला का शाब्दिक अर्थ संस्कृत के राजा भोज का हाल है, जो मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। आगे देखिएगा क्या है, गौरतलब है कि भारत में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष एएमएएसआर अधिनियम
1958 प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थलों व राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। ओके, तो उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अब हम लोगों का है रूमी दरवाज़ा, जो कि लखनऊ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसमें प्रमुख तत्व क्या क्या है। रूमी दरवाज़ा 238 वर्ष पुराना है और यह लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित है। ऐतिहासिक नवाब युग की संरचना का हिस्सा है, जो शहर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। आगे देखिएगा, इतिहासकारों के अनुसार नवाब आसफ उद-दौला ने 1784 से 86 में आपसी इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण शुरू किया और इसी के अंतर्गत रूमी दरवाजा को विकासकारी अकल के दरवाजा, जनता को रोजगार के प्रयास के रूप में बनवाया गया था। गौरतलब है कि नवाब आसफ उद-दौला ने 1775 से 1797 तक अवध पर शासन किया था। अगला पॉइंट है कि 1775 में इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। तत्पश्चात 9 वर्ष बाद यहाँ बड़ा इमामबाड़ा निर्माण शुरू कराया गया। प्रमुख विशेषता, अकाल से उत्पन्न संकट के दौरान लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य और संसाधन की कमी को दूर करने के लिए नवाब ने भवन की वास्तुकला में किफायती शैली का जो है कि क्या किया, प्रयोग किया। आगे देखिएगा, इसमें पत्थरों और संगमरमर की जगह स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया। साथ ही स्मारक को सजाने के लिए प्लास्टर, अंकरण, गर्जकारी का इस्तेमाल किया गया और दीवारों पर बारीकी विवरण ईंटों के इस्तेमाल से संभव हुआ, जो आकार में छोटी और बहुत मोटी नहीं थी, जिससे दीवार और स्तंभों की सतह पर बारीकी विवरण बन सके। अन्य तथ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। फारसी वास्तुकार किफायतुल्लाह द्वारा डिजाइन किया गया रूमी दरवाजा तुर्की के शानदार बंदरगाह बाब-ए-हुमायूं को पार करने के लिए बनाया गया था और यह स्पष्ट रूप से नवाब आसफ को कला और संस्कृति के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। अगला जो जगह है उसे देखिएगा, मोईदम जो है कि असम में जगह का नाम है। इसके बारे में है कि प्रमुख तथ्य क्या है इसमें देखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के मोईदम ओहम राजवंश के टीले पर दफनाने की प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, गौरतलब है कि सांस्कृतिक श्रेणी में यह पूर्वोत्तर राज्य से पहला स्थल है। असम में पहले से ही प्राकृतिक श्रेणी में दो विश्व धरोहर स्थल हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। मोईदम या मैदान अहम राजवंश 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की टीला नुमा संरचना में दफनाने की प्रणाली है। मोईदम ओहम राजघराने और अभिजात वर्ग का कब्र के ऊपर बना मिट्टी का टीला है, जबकि चराई देव में विशेष रूप के ओहम राजघरानों के मोईदम हैं। अभिजात वर्ग और प्रमुख के अन्य मोईदम पूर्वी असम में जोरहाट और डिब्रूगढ़ शहरों के बीच क्षेत्र में बिखरे हुए पाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि असम के चराई देव जिले में ओहम राजवंश के राजघरानों का टीला दफनाने की प्रणाली की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फराहों के मिरापीडों से की जा सकती है।
आगे देखिएगा, ओहम शासन लगभग 600 वर्ष तक चला, जब तक कि 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा नहीं कर लिया था। तब तक यह शासन करते रहे। गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित चराई देव 1253 में चालुलुंग सुकाफा द्वारा स्थापित अहम राजवंश की पहली राजधानी थी। आगे देखिएगा, पहले मृतक को उसके सामान के साथ दफना दिया जाता था। जैसे मोईदम के कक्ष के अंदर मृत राजाओं को उनके मृत्यु के बाद के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ साथ नौकर, घोड़े, मवेशियों और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के साथ दफनाया जाता था। ओके, यह ओहम दफन संस्कारों की प्राचीन मिस्रियों से संस्कार से समानता है, जो कि चराई देव मोईदम को असम के पिरामिड का नाम देती है। हालांकि 8वीं शताब्दी के बाद अहम शासकों ने दाह संस्कार में हिंदू पद्धति को अपना लिया तथा दाह संस्कार के बाद बची हुई हड्डियों और राख को चराई देव स्थित मोईदम में दफनाया जाने लगा। मोईदम में ओहम राजघराने के पार्थिव अवशेष संरक्षित किए जाते हैं और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। वर्तमान में ये मोईदम पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। इस क्षेत्र में 150 से ज़्यादा मोईदम हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है और इसमें से कई की हालत बहुत खराब हैं। आगे देखिएगा, चराई देव मोईदम पर जोडियर के अनुसार इस तरह के दफन स्थल पूरे पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में देखे गए हैं, लेकिन चराई देव में मोईदम का समूह अपने पैमाने, एकाग्रता और ताई ओहम की सबसे पवित्र भूमि में स्थित होने के कारण स्वयं को विशेष बनाता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आगे है संगमेश्वर मंदिर। क्या है? संगमेश्वर मंदिर। इसके बारे में प्रमुख तथ्य को देखिएगा। हाल ही में कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के नांदयार जिले में अवस्थित है। गौरतलब है कि यह मंदिर हर वर्ष श्रीशैलम बांध के बैक वाटर पश्च जल में डूब जाता है। यह मंदिर नागौर शैली में है। किसमें? नागौर शैली में बना हुआ है और भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियों के संगम पर करवाया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम संगमेश्वर मंदिर रखा गया है। भारत में अन्य सामगेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में स्थित भवानी संगमेश्वर मंदिर तथा कर्नाटक का समगेश्वर मंदिर है। यह मंदिर पट्टिकटल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध स्मारकों के समूह का हिस्सा है। आज का सेशन कैसा लगा? जो कि स्थल आप इसमें देखे हैं, स्थल जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। कभी कभी ये स्थल पूछ देता है। तो चलिए बताइए सेशन कैसा लगा, जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।